सौर मंडल अंतरिक्ष की एक विशाल पिनबॉल मशीन की तरह है। शहरों जितने बड़े पिंड ग्रहों से टकराकर अपने पीछे छोड़ जाते हैं, रहस्य का एक साया। इस सौर मंडल की हर चीज इन घटनाओं की साक्षी है और हमें सिर्फ इनसे पूरी जानकारी हासिल करनी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें ऐसी ही किसी दुर्घटना का शिकार होना पड़ेगा। हमारा सौर मंडल सूर्य की परिक्रमा करते 8 ग्रहों और उनके 170 चंद्रमाओं से कहीं ज्यादा है। इन विशाल ग्रहों के बीच की विशाल खाली जगहों में कई छोटी चट्टानें हैं, लेकिन यहाँ छोटी के मायने अलग हैं। हमारे पड़ोस में रहने वाले ये एस्टेरॉयड सौर मंडल के जन्म से अब तक ग्रहों से टकराते रहे हैं। हमने ग्रहों के नक्शे बनाए और डेटा का गहरा अध्ययन करके पाया कि सौर मंडल में जहां भी हम देखें हमें टकराव के निशान मिलते हैं। सारे सबूत एक ही चीज की तरफ इशारा करते हैं। हमारा शांत और सुनसान सा लगने वाला आसमान दरअसल ऐसा नहीं है। हमारा सौर मंडल बहुत खतरनाक जगह है। उदाहरण के लिए हमारा सबसे नजदीकी अंतरिक्ष का पड़ोसी अतीत के कई हिंसक प्रहारों के घावों से भरा हुआ है। रात को जब हम चांद को चमकते हुए देखते हैं तो बड़ी शांति मिलती है। ये अपनी चांदनी तो बिखेरता ही है, साथ ही हमारे समुद्रों में ज्वार भी लाता है और अपनी विभिन्न कलाओं से हमारे दिनों को चरणों में बांटता है। लेकिन चांद पर मौजूद क्रेटर अलग कहानी कहते हैं। कुश्ती के किसी पहलवान के चेहरे के घावों की तरह वो भी हमारे पड़ोस में चल रही एक पुरानी जंग की लंबी और हिंसक दास्तान सुनाते हैं। चांद एक प्राचीन किताब की तरह है जिसमें से हम अपने सौर मंडल का पूरा इतिहास पढ़ सकते हैं। चांद रूपी इस किताब का पहला पाठ 450 करोड़ साल पहले उसकी हिंसक जन्म कथा से संबंधित है। असल में चांद तब बना जब हमसे कोई विशाल चीज आ टकराई। पृथ्वी तब गर्मी से पिघले हुए गोल पिंड के रूप में थी जब मंगल ग्रह जितना बड़ा कोई ग्रह खंड उससे आ टकराया। ये दो विशाल अंतरिक्ष पिंड धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे और फिर ये ग्रह खंड 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से टेढ़े 45 डिग्री के कोण पर पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगा। सौर मंडल के नजरिए से ये टक्कर जरा धीमी रफ्तार पर हुई, मगर इस टकराव से बहुत ही जबरदस्त ऊर्जा पैदा हुई। ये पृथ्वी पर मूसल की तरह गिरा और पृथ्वी की मैंटल परत का काफी बड़ा हिस्सा उससे अलग हो गया, ग्रह से टूटकर अलग हो गया। वक्त के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण की वजह से यह हिस्सा पृथ्वी का चांद बन गया। आज इस हिंसक जन्म कथा को आमतौर पर सब सही मानते हैं, लेकिन 1975 में डॉक्टर विलियम हर्टमैन और डॉक्टर डोनाल्ड डेविस ने पहली बार इसका सुझाव दिया था। मगर इस प्राचीन टक्कर का ऐसा कौन सा सबूत मिला होगा इन्हें? ये जानने के लिए सबसे पहले इन्होंने ये पता लगाया कि चांद किन तत्वों से बना है। 50 और 60 के दशक में किए गए चांद के अध्ययन से ये पता चला कि चांद पृथ्वी जितना सघन नहीं है। पृथ्वी की तरह चांद का केंद्रीय हिस्सा लोहे से नहीं बना है। पृथ्वी कहीं ज्यादा सघन है, 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, चट्टानें लगभग 3। हमें पता था कि पृथ्वी की इस भारी धातु और हल्की चट्टानों की कुल सघनता 5 है, जबकि चांद की सिर्फ 3 है। इसलिए लगता है चांद एक पथरीला पिंड है। हालांकि चांद का घनत्व पृथ्वी से अलग है, लेकिन उसकी रासायनिक बनावट पृथ्वी जैसी ही है, खास तौर पर उन तत्वों की जो आइसोटोप के रूप में चांद पर मिलते हैं। ये ठीक वैसे ही हैं जैसे पृथ्वी पर मिलते हैं। सौर मंडल के हर हिस्से की अपनी आइसोटोप रचना होती है। आप चांद को ही ले लीजिए, यहाँ भी ऑक्सीजन आइसोटोप का बिल्कुल यही अनुपात मिलता है। इसलिए ये बात बड़ी खूबसूरती से जाहिर हो जाती है कि चंद्रमा कभी पृथ्वी का ही हिस्सा था। यानी चांद की बनावट वही है पर घनत्व अलग है। हर्टमैन और डेविस ने सुझाया कि ये एक जैसा मगर फिर भी अलग इसलिए है क्योंकि पृथ्वी से कोई पिंड टकराया था, तभी उसके मेंटल वाले हिस्से के टूटकर अलग हो जाने से चांद का जन्म हुआ। अगर आप पृथ्वी पर किसी बहुत बड़ी चीज से प्रहार करें तो उसकी ऊपरी क्रिस्टल और मेंटल परतों का पथरीला भाग टूटकर अलग हो जाएगा। यहाँ बीच में लोहे का गर्भ है जो चारों तरफ से चट्टानों से घिरा हुआ है। अब ऐसी टक्कर से सारा पथरीला भाग टूट के अलग हो जाता है, तब पृथ्वी और चांद के आसपास मलबे और धूल का एक बड़ा सा बादल बन जाता है और तब चांद की वो शक्ल नजर आती है जैसी हम आज देखते हैं। ये सिद्धांत तो अच्छा है, लेकिन हमें इसका सबूत चाहिए था कंप्यूटर मॉडलिंग के जरिए।
हम जब ये सोचते हैं कि चांद कैसे बना था तो हम एक विचार से शुरू करते हैं। यहाँ पर विचार ये है कि आरंभिक पृथ्वी के किसी चीज से टकराकर टूटने से चांद बना था। फिर हम मॉडल बनाते हैं और कंप्यूटर सिमुलेशन हमें बताता है कि ऐसी टक्करों का क्या नतीजा होता है। पृथ्वी की वर्तमान धुरी पर उसका घूमना और चांद के आकार को हमने आंकड़ों के रूप में लिया। हमें इस टक्कर से पृथ्वी को ऐसी रफ्तार पर घुमाना है कि हमें 24 घंटे का दिन मिल सके। इस डेटा को मॉडल में डालकर हम जब समय में बहुत पीछे जाते हैं तो हमें बिल्कुल अलग पृथ्वी नजर आती है। पहले ये उल्टी दिशा में सिर्फ 4 घंटे में धुरी पर घूम जाती थी। फिर लगभग मंगल ग्रह के आकार के एक पिंड ने धीमी गति से टेढ़ी चाल चलते हुए इसे टक्कर मारी। इस टक्कर में उसकी मार के कोण, आकार और रफ्तार ने मिलकर पृथ्वी का चक्कर बदल दिया। पर इस टक्कर का धीमी रफ्तार पर होना पृथ्वी के लिए काफी सौभाग्य की बात थी। अगर ये टक्कर बहुत तेजी से आते हुए पिंड से हुई होती तो हमारे ग्रह की धज्जियां उड़ सकती थीं। इस टक्कर में पृथ्वी और घातक पिंड छिटक कर दूर चले गए, लेकिन घातक पिंड का लोहे का मध्य भाग पृथ्वी की तरफ आ गया। यहाँ घातक पिंड का लोहे का मध्य भाग पृथ्वी के लोहे से बने मध्य भाग से मिल गया होगा और इसलिए पृथ्वी का भीतरी हिस्सा ज्यादा भारी हो गया होगा। लेकिन इस पुनर्गठन में पृथ्वी पर नर्क सा माहौल बन गया। पृथ्वी का तापमान 10,000 डिग्री तक पहुंच गया होगा या फिर भीतरी हिस्से में 20,000 तक भी गया होगा। इस टक्कर की वजह से ग्रह के वातावरण में पिघली चट्टानों के मोटे सिलिकेट कण भर गए होंगे। करीब 1000 वर्षों के बाद जाकर पृथ्वी का सिलिकेट वातावरण ठंडा होकर तरल बना होगा। ऐसी प्रलयंकारी शुरुआत के बावजूद पृथ्वी और चांद का रिश्ता स्थिरता की दिशा में बढ़ा। चांद की ग्रह कक्षा और गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी करीब 1 डिग्री पर झुकी रहती है। अगर चांद न होता तो हमारे मॉडल बताते हैं कि ये झुकाव 0 से लगभग 60 डिग्री तक हो सकता था। यानी तब कभी कभी उत्तरी ध्रुव सीधा सूर्य की सीध में होता। टकराव न होने पर जरूरी नहीं कि जीवन पनपने के आसार खत्म हो जाते, लेकिन इससे हालात ज्यादा चुनौतीपूर्ण जरूर हो जाते। यानी भले ही ये टक्कर बहुत ही विनाशकारी रही हो, लेकिन जिस टक्कर की वजह से चांद का जन्म हुआ वो पृथ्वी के लिए भी जीवनदायी साबित हुई। हमारे सौरमंडल में होने वाली टक्करों से कई दुनिया बनती हैं और नष्ट भी होती हैं। हम इन टक्करों को क्यों समझना चाहते हैं? क्योंकि इनसे हमें अपने बारे में और अपने सौर मंडल के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। मेरा ख्याल है ये अंतरिक्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अपोलो के चांद पर उतरने के बाद जो सबूत मिले उनसे चांद के बारे में एक और विवाद हल करने में मदद मिली कि चांद पर स्विस चीज की तरह क्रेटर कैसे बने। क्या चांद की क्रेटरों से भरी सतह उसके ज्वालामुखी इतिहास की यादगार थी या फिर ये हमारे सौरमंडल के भीतर होने वाले टकरावों का सबूत थी? 70 के दशक के मध्य से वैज्ञानिकों ने यह माना कि चांद का जन्म पृथ्वी से किसी दूसरे ग्रह के टकराने से हुआ, पर क्या उसकी जानी पहचानी सतह इस बात का और भी पक्का सबूत है कि हमारे सौरमंडल में चीजें एक दूसरे से अक्सर टकराती रहती हैं। सन 1960 तक ज्यादातर वैज्ञानिक यही मानते थे कि चांद की सतह पर मौजूद विशाल क्रेटर प्राचीन ज्वालामुखियों के शांत हो चुके अग्निकुंड हैं। मैंने स्कूल की पढ़ाई सन 1961 में खत्म की। उस वक्त भी नामी मशहूर वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाशित किताबों में यही लिखा जाता था कि चांद के गड्ढे ज्वालामुखियों की वजह से बने हैं। जीन शूमेकर उन ग्रह भूवैज्ञानिकों में से एक थे जिन्हें विश्वास था कि चांद लाखों मीटियोराइट प्रहारों का शिकार हुआ है। उनका ये शोध पृथ्वी के क्रेटरों से शुरू हुआ था जिन्हें पहचानना बहुत मुश्किल होता है और वो संख्या में भी कम है। मगर चांद पर इतने सारे क्रेटर क्यों हैं, जबकि पृथ्वी पर इतने कम? दरअसल पृथ्वी पर उनके निशान अक्सर वातावरण, प्लेट टेक्टोनिक और दूसरे कई कारणों से मिट जाते हैं। शूमेकर के अध्ययन से ये बात साबित हो गई कि प्रहार से बनने वाले क्रेटरों के खास गुण होते हैं। ये सारे गुण रेत में गोली दागने से भी सामने आते हैं। सबसे पहले एक किनारा या सिरा होता है, साथ ही एक इजेक्टर ब्लैंकेट नाम की चीज होती है जो मिटियोर के टकराने पर मलबे की बहुत बड़ी बौछार बनकर गड्ढे के आसपास चादर की तरह बिछ जाती है। शूमेकर ने आघात क्रेटरों की बनावट की सारी जानकारी नेवाडा के यका फ्लैट्स में परमाणु परीक्षणों द्वारा बने क्रेटरों का अध्ययन करके जमा की। उनके इस अध्ययन के बाद मानो पृथ्वी के छिपे हुए आघात क्रेटर अचानक दिखाई देने लगे।
पृथ्वी के क्रेटरों की बनावट को समझने के बाद शूमेकर ने अपोलो के चांद पर उतरने की घटना की मदद ली। उन्होंने अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों को वहां से ऐसे नमूने लाने का प्रशिक्षण दिया जो उनके सिद्धांत को परख सके। उन्होंने उन्हें हथौड़े लेकर पृथ्वी पर घूमने और यहाँ का भूविज्ञान समझने में मदद की ताकि चांद पर उतरने के बाद वो भूवैज्ञानिकों की तरह सोच सकें। अपोलो के अंतरिक्ष यात्री वाकई वो सबूत लाने में सफल रहे जिससे शूमेकर जैसे वैज्ञानिक ये साबित कर सके कि चांद पर मौजूद क्रेटर प्रहार के कारण बने हैं, ज्वालामुखी की वजह से नहीं। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों का मानना है कि चंद्रमा पर पड़ी चट्टानों से ये बात सिद्ध होती है जो बहुत प्राचीन काल की हैं। वे हमसे पहले से कुछ कहती आ रही हैं। 1960 और 70 के दशकों में नासा अभियानों द्वारा चांद से लिए गए नमूने चांद के क्रेटरों को बहुत ही प्राचीन काल के एक खास दौर का बताते हैं। नासा की ये नमूने 3 अरब 80 करोड़ से लेकर 4 अरब 10 करोड़ साल तक पुराने हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सौर मंडल बनने के बाद भी ऐसे कई प्रहार हुए होंगे। सौर मंडल के भीतरी हिस्से में भीषण एस्टेरॉयड प्रहारों के इस दौर को कहा जाता है लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट पीरियड। इन ग्रहों की जबरदस्त पिटाई हुई। पृथ्वी और चांद के साथ साथ सभी ग्रहों पर लगातार अंतरिक्ष से प्रहार होते रहे। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार इस दौर में आसमान से एस्टेरॉयड और मीटियोरॉयड के जबरदस्त प्रहार होते रहे। लगभग 30 करोड़ वर्षों तक सौर मंडल में सूर्य का चक्कर काटते विशाल पिंडों की ग्रह कक्षाओं का मार्ग भीतरी ग्रहों के मार्ग से टकराता रहा। ये अंतरिक्ष में दागी गोलियों की तरह थे, बस इधर उधर भटक रहे थे। मगर इनके दागे जाने का कारण क्या था? इन प्रहारों में अचानक वृद्धि हो गई जो शायद बाहरी ग्रहों की गतिविधियों में आए बदलावों के कारण हुई थी। शायद बाहर की तरफ से सौर मंडल के अंदर कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स की बौछार हुई थी। कुछ वैज्ञानिकों का विचार है कि बृहस्पति और शनि की ग्रह कक्षा सरकने के कारण ये डोमिनो प्रभाव शुरू हुआ और इसके परिणाम से ग्रहों के बीच रस्साकशी का खेल शुरू हो गया। गुरुत्वाकर्षण के इस परिवर्तन से बाहरी और भीतरी सौर मंडल के बीच की मलबे की पट्टी, जिसे एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं, बिखरने लगी और फिर ये मलबा टकराने लगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और उनके चंद्रमाओं की ग्रह कक्षा से। ये दुर्घटना सौर मंडल बनने के लगभग 1 अरब साल बाद घटी, यानी ये उसकी किशोरावस्था के दौर में हुई थी। और ये पिंड और उनके चांद सौर मंडल के निर्माण के बाद बचे हुए सारे मलबे की सफाई कर रहे थे। शुक्र है हैवी बॉम्बार्डमेंट पीरियड के दौर जैसा कॉस्मिक टकराव हमारे अस्तित्व में आने से पहले ही खत्म हो गया। जब भी इन चट्टानों में से एक किसी ग्रह से जा टकराती है तो सौर मंडल में भटकती एक खतरनाक चीज कम हो जाती है। यानी हमारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हुए अरबों करोड़ों वर्षों से इन चीजों की सफाई करते रहे हैं और धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती जाएगी। हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारा जन्म इतिहास के उस दौर में हुआ जब ऐसी चीजों की बहुत बड़ी संख्या नहीं बची है और हम इनकी मार से बचे रहकर काफी लंबा अरसा आराम से बिता सकते हैं। मगर हम आसमान की निगरानी करना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अक्सर किसी न किसी ग्रह पर ये भीषण प्रहार होते ही रहते हैं। सन 1994 में बर्फ के एक विशाल गोले ने गैस के दानवी गोले की ओर रुख किया और पृथ्वी भौचक्की होकर इस नजारे को देखती रही। अपोलो अभियान द्वारा चांद से लाई गई चट्टानों ने ज्यादातर वैज्ञानिकों को द लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट पीरियड के भीषण प्रभाव के बारे में विश्वास दिला दिया। ये वो दौर था जब हमारे सौर मंडल के टकरावों के मलबे की भारी बौछार हुई थी। 1990 तक भी कई लोग ये मानते थे कि विशाल पिंड से पृथ्वी के टकराने की संभावना न के बराबर है, लेकिन भूवैज्ञानिक जीन शूमेकर ने यह साबित करने की कोशिश की कि हमारे सौर मंडल में विशाल एस्टेरॉयड से टक्कर आज भी संभव हो सकती है। इस विचार का काफी मजाक उड़ाया जाता था। ये समझा जाता था कि ये सब सिर्फ विज्ञान कथाओं पर आधारित फिल्मों में होता है। इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि किसी ने आज तक ऐसी किसी दुर्घटना के बारे में नहीं सुना जिसमें एस्टेरॉयड की मार से कोई मरा हो। लेकिन शूमेकर उन लोगों में से थे जिन्होंने पृथ्वी विनाशी एस्टेरॉयड की संभावना को गंभीरता से लिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में पृथ्वी पर इन अनचाहे मेहमानों को ढूंढना लोग जारी रखेंगे। शायद उन्हें सबको विश्वास दिलाने की और कोशिशें करनी पड़ती, लेकिन अचानक सन 1993 में ब्रह्मांड ने खुद उन्हें इस बात का सबूत दे दिया।
24 मार्च सन 1993 को जीन शूमेकर और उनकी पत्नी कैरोलिन अपने साथी खगोल शास्त्री डेविड लेवी के साथ सैन डिएगो कैलिफोर्निया स्थित पैलोमर ऑब्जर्वेटरी के श्मिट टेलीस्कोप से आसमान को देख रहे थे। उस रात बादल छाए हुए थे और अंतरिक्ष की गहराइयों में झांकने के लिए हालात सही नहीं थे। उन्होंने तय किया कि काम को बंद कर देना चाहिए। मैं आसमान में देख रहा था और मुझे बादलों में कहीं कहीं सुराख दिखाई दिए, तो मैंने सोचा कि बादल बीच में टूटे हैं, शायद हमें काम जारी रखना चाहिए, हो सकता है कुछ दिख जाए। डेविड हमेशा बहुत उत्साहित रहते थे। वो फिल्म के मामले में भी आखिरी हद तक जाना पसंद करते थे। लेकिन जीन शूमेकर जरा झिझक रहे थे। फिल्म महंगी थी और रात बादलों से घिरी हुई थी, लेकिन डेविड लेवी नहीं मान रहे थे। आखिरकार लेवी की जीत हुई। उन्होंने उस रात सिर्फ 2 फिल्में शूट की। 2 दिन बाद उन्हें फिर से देखते ही कैरोलिन शूमेकर जान गईं कि उन्हें कुछ नया मिला है। वो अचानक अपनी कुर्सी पर सीधी बैठ गईं और बोली, डेविड, जीन, पता नहीं ये क्या चीज है, पर ये चपटे कॉमेट जैसी दिखती है। हम में से कोई नहीं जानता था कि वो क्या है, क्योंकि इससे पहले किसी ने ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। अपनी खोज की पुष्टि करने के लिए उन्होंने फौरन टूसॉन एरिजोना की किट फील्ड पर खोज कर रहे अपने दोस्त जेम्स स्कॉटी को फोन किया। स्कॉटी को उनकी खोज पर यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी वो देखने के लिए मान गए। मैंने कुछ घंटों के बाद उन्हें फिर फोन किया। मैंने कहा, तुम ठीक हो ना? और उन्होंने कहा, तुम्हें जो दिखाई दिया है वो वाकई बड़ी जबरदस्त चीज है। और मैंने पूछा, जिम, क्या वो एक कॉमेट है? और उन्होंने कहा, हाँ हाँ, वो एक कॉमेट ही है। कॉमेट सूर्य की परिक्रमा करता हुआ बर्फ से बना पिंड होता है, जिसका मध्य भाग कभी कभी पथरीला हो सकता है। आजकल हम आमतौर पर पथरीले पिंडों को एस्टेरॉयड और बर्फीले पिंडों को कॉमेट कहते हैं, पर इस वर्गीकरण प्रणाली में मुश्किल ये है कि अब हमें ये पता चल रहा है कि एस्टेरॉयड पट्टी में ज्यादातर वस्तुएं बर्फ से बनी हैं। ये उनके जन्म स्थान पर निर्भर है कि या तो सूर्य से दूर होने के कारण उनमें बहुत से पानी की बर्फ होती है, या फिर उसके नजदीक बनने के कारण उनमें पानी होता ही नहीं। कॉमेट के मार्ग का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी कक्षाएं बहुत बड़ी होती हैं। कभी कभी उन्हें सूर्य की एक परिक्रमा करने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। शूमेकर लेवी 9 कॉमेट का ऑर्बिटल हिसाब लगाने पर यह पता चला कि 1992 की जुलाई में जब वो बृहस्पति ग्रह के पास से गुजरा था, तब बृहस्पति के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बलों ने उसके 21 टुकड़े कर दिए थे। कॉमेट काफी कमजोर होते हैं और अक्सर उनके टुकड़े कभी यहाँ कभी वहाँ बिखरे हुए मिलते हैं, पर हमने कभी भी उन्हें इस तरह एक रेखा में नहीं देखा था। इसलिए ये बड़ी दिलचस्प खोज थी। ये वाकई मोतियों की लड़ी की तरह लग रहे थे। हिसाब लगाने पर पता चला कि ये खतरनाक मोती बृहस्पति से टकराने के मार्ग पर बढ़ रहे थे। जीन के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी, क्योंकि वो हमेशा से एक ऐसी ही टक्कर देखना चाहते थे। मगर वैज्ञानिक समुदाय में इस खबर की मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। मुझे वो दिन याद है जब ये घोषणा की गई थी कि शूमेकर लेवी 9 बृहस्पति ग्रह से टकराने वाला है। एक छात्र मेरे ऑफिस में आया और बोला, आपने सुना एक कॉमेट बृहस्पति से टकराने वाला है। तो मैंने कहा, बृहस्पति बहुत बड़ा है और कॉमेट छोटा, इसमें क्या बड़ी बात है? और यही बड़ा सवाल था कि बर्फ का एक बड़ा सा गोला जब गैस के इस दानवीय ग्रह से टकराएगा तो क्या असर होगा। जीन शूमेकर ने कहा कि शूमेकर लेवी कॉमेट जब जबरदस्त रफ्तार से बृहस्पति ग्रह से टकराएगा तो वो नजारा देखने लायक होगा। लेकिन एक बार फिर ज्यादा लोगों ने उनका यकीन नहीं किया। हमें कॉमेट्स की बनावट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी कि वो कितने मजबूत होते हैं। हम तो बस एक शानदार प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे थे। कोई नहीं जानता था कि परिणाम इतने नाटकीय होंगे। शूमेकर सही थे। दुनिया ने देखा कि 16 से 22 जुलाई 1994 के बीच शूमेकर लेवी 9 कॉमेट के एक एक टुकड़े की बृहस्पति के बादलों से जबरदस्त टक्कर होती रही। और ये टुकड़े एक तरह से एक क्रम में आगे बढ़ते गए, एक ट्रेन की तरह, और बस ग्रह से टकराते रहे, धाएं धाएं धाएं। इससे बृहस्पति के बादलों से 3200 किलोमीटर ऊपर तक बौछार उछली थी। ऐसे एक टकराव से निकला काला बादल इतना विशाल था कि उसमें पूरी पृथ्वी समा जाए। ये बेहद रोमांचक दृश्य था। इस दृश्य की भव्यता का बखान करना मुश्किल है। फ्रैगमेंट जी नामक एक 2 किलोमीटर लंबे टुकड़े के टकराने पर जो ऊर्जा पैदा हुई वो 600 खरब टन TNT के बराबर थी।
यानी दुनिया के सारे परमाणु और पारंपरिक हथियारों की शक्ति से 600 गुना ज्यादा। देखो ना। ऐसी घटना जीवन में एक बार ही देखने को मिलती है। इसे देखकर हमारे सौर मंडल की जानकारी में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। विज्ञान की पढ़ाई ऐसी ही होनी चाहिए। इससे ये बात बिना किसी शक के साबित हो गई कि प्रहार न सिर्फ मुमकिन है बल्कि इनसे बचा नहीं जा सकता, और ये बेहद खतरनाक है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर किसी कॉमेट का फ्रैगमेंट जी जितना बड़ा टुकड़ा पृथ्वी से टकरा जाए तो यहाँ से जीवन लगभग पूरी तरह मिट जाएगा। हमारे सौर मंडल में होने वाली टक्करों की ओर ध्यान आकर्षित करना जीन शूमेकर की विरासत का एक हिस्सा है। सन 1997 में एक कार दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। उस समय वो ऑस्ट्रेलिया के एलिस स्प्रिंग्स इलाके में मौजूद आघात क्रेटरों का अध्ययन कर रहे थे। मुझे याद है हम किसी के यहाँ डिनर कर रहे थे जब किसी ने पूछा कि सबसे महान ग्रह वैज्ञानिक कौन है, 20वीं सदी का सबसे महान भूवैज्ञानिक कौन है, और उसने जरा भी सोचे बिना झट से कहा जीन शूमेकर। कोई शक नहीं। जीन शूमेकर ने दुनिया को यह समझाया कि हमारे सौर मंडल में एस्टेरॉयड के प्रहार ऐसी विपत्तियां हैं जो कभी भी घट सकती हैं। पर क्या ऐसे विशाल प्रहारों ने हमारे ग्रह के पड़ोसियों का स्वरूप या बनावट बदलने में कोई भूमिका निभाई है? उदाहरण के लिए मंगल ग्रह के 2 चेहरे क्यों हैं और यूरेनस आड़ा क्यों चलता है? पृथ्वी के चांद के 10वें हिस्से जितना बड़ा सौर मंडल के मलबे का एक टुकड़ा अंतरिक्ष में घूम रहा है। जो छोटी चट्टानें और पत्थर उसके रास्ते में आते हैं वो टकराकर चूर हो जाते हैं और उसकी सतह पर चेचक जैसे दाग छोड़ जाते हैं। ये मंगल ग्रह से टकराने वाला है। ये घातक पिंड और मंगल ग्रह 2 चीजों के एक साथ एक जगह रहने की क्षमता का परीक्षण करने वाले हैं। ये पिंड मंगल ग्रह से जा टकराया जिससे धूल और मलबा फैल गया। 4 अरब साल पहले भीतरी सौर मंडल के जीवन की यह आम दिनचर्या थी। यह हमारे सौर मंडल के किसी सदस्य द्वारा अनुभव की गई सबसे जबरदस्त टक्कर थी, लेकिन इसका सबूत कुछ ही अरसे पहले तक हमसे छिपा हुआ था। ये रहस्य सन 1976 के जून महीने में तब शुरू हुआ जब वाइकिंग 1 ऑर्बिटर अंतरिक्ष में मंगल ग्रह की 10 महीने की लंबी यात्रा पूरी करने वाला था। जब उसने इस लाल ग्रह की परिक्रमा शुरू की तब वो इसकी तस्वीरें पृथ्वी को भेजने लगा। ऑर्बिटर और उसके साथी वाइकिंग 2 ने 2100 से भी ज्यादा चक्कर काटकर मंगल की खाइयों, क्रेटरों, ज्वालामुखियों और लावा भरे मैदानों की कई तस्वीरें भेजी। इन तस्वीरों से ग्रह की सतह में एक अजीब सा विभाज्य दिखाई दिया। मंगल ग्रह पर एक अर्धगोलाकार विभाजन हेमिस्फेरिक डाइकोटोमी दिखाई दी। इसका उत्तरी हिस्सा कम ऊंचाई और समतल सतह वाला था, मगर दक्षिणी हिस्से की ऊंचाई ज्यादा थी और सतह भी बहुत ऊबड़ खाबड़ थी। हमें पिछले 30 वर्षों से इस विभाजन के बारे में पता है, पर हमेशा से ये बहुत बड़ा रहस्य रहा है कि ये फर्क कैसे पैदा हुआ। 80 के दशक में खगोल शास्त्री स्टीवन स्क्वायर्स और भूवैज्ञानिक डॉन विलियम्स ने मंगल की सतह के दोहरे स्वरूप को समझाने के लिए एक क्रांतिकारी सिद्धांत को पेश किया। ये जायंट इम्पैक्ट थ्योरी इस विचार पर आधारित है कि मंगल के उत्तर की वादी शायद हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा आघात क्रेटर हो सकती है। एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के कुल इलाके जितना बड़ा यह हिस्सा मंगल ग्रह का लगभग 40% हिस्सा है। लेकिन इस थ्योरी में भी कई समस्याएं थी। इस क्रेटर के आकार का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने इसे गुर्दे के आकार का पाया, न कि अंडाकार जैसा ऐसे प्रहार से अपेक्षित होता है। हाल ही में वैज्ञानिकों का एक दल इस आघात क्रेटर की साफ तस्वीर बनाने में जुट गया। इसमें जेफरी एंड्रूज हैनर और ब्रूस बैनर्ड भी शामिल थे। टोपोग्राफिकल और गुरुत्वाकर्षण की गणनाओं के आधार पर वो मंगल के थार्सिस इलाके में लावा प्रवाह के नीचे देख पाए। यहाँ सौर मंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखी मौजूद हैं। ज्वालामुखियों के प्रभाव को हटाकर देखने पर उन्हें क्रेटर का असली आकार नजर आया। तो हम वो देख पाए जो शायद 4 अरब साल पहले का दृश्य था, और जब हमने ऐसा किया तो पाया कि गड्ढे का गुर्दे जैसा टेढ़ा मेढ़ा आकार नहीं था, बल्कि साधारण अंडाकार ही था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि हम सिर्फ एक ही ऐसी घटना के बारे में जानते हैं जो ऐसा विशाल अंडाकार गड्ढा बनाती है, और वो है एक घातक प्रहार। हमारे सौर मंडल के सभी विशाल आघात क्रेटर अंडाकार हैं।
सिमुलेशन पर इसके समान दृश्य बनाने पर पता चला कि घातक पिंड का व्यास लगभग 1920 किलोमीटर रहा होगा, यानी प्लूटो के आकार का एस्टेरॉयड अंतरिक्ष में 32,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता हुआ 45 डिग्री के कोण पर मंगल ग्रह से जा टकराया था। यानी ये बहुत ही जबरदस्त टक्कर थी। ये आश्चर्य की बात नहीं कि मंगल ग्रह की टक्कर सौर मंडल के निर्माण के आखिरी चरण में हुई थी, लगभग 4 अरब साल पहले, और ये उन 2 विशाल टक्करों में से एक थी जिनके घाव आज भी हमारे सौर मंडल पर मौजूद हैं। ऐसी दूसरी टक्कर का सबूत यूरेनस के आड़े चक्कर में देखने को मिलता है। सौर मंडल के दूसरे ग्रहों के मुकाबले यूरेनस काफी फीका सा है। उसके छल्ले हैं, पर वो शनि के छल्ले जैसे शानदार नहीं है। ये बर्फीला दानव यूरेनस अपने विशाल पड़ोसियों बृहस्पति और शनि की तुलना में काफी छोटा है। पृथ्वी की तरह यूरेनस का केंद्र भी ठोस है, लेकिन पृथ्वी से इसकी समानता यहीं समाप्त हो जाती है। हम इस पर अंतरिक्ष यान नहीं उतार सके। इसका वातावरण बहुत गाढ़ा है, इतना गाढ़ा कि ये लगभग पुडिंग की तरह है। और ये पुडिंग बर्फ की परत पर बैठा है, जो इस बर्फीले दानव की मेंटल परत है। लेकिन यूरेनस की जो एक शानदार बात इसे दूसरे ग्रहों से निराली बनाती है, वो है उसका तिरछापन। बरसों से यूरेनस की ये टेढ़ी अजीब स्थिति खगोल शास्त्रियों को बौखलाती रही है, लेकिन रूस के खगोल शास्त्री विक्टर सेफरोनोव ने सन 1960 में सबसे पहले जो थ्योरी सुझाई थी, उसके अनुसार ये स्थिति पृथ्वी जितने बड़े किसी ग्रह की टक्कर के कारण उत्पन्न हुई थी। सभी ग्रहों के चक्कर का एक विशेष कोण होता है, यानी ये है वो ग्रह, ये उसका ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। हम झुके हैं 23.5 डिग्री पर, मंगल झुका है 25 डिग्री पर, बृहस्पति लगभग 0 डिग्री पर यूरेनस सबसे अजीब है क्योंकि वो 90 डिग्री से भी ज्यादा के कोण पर झुका है। और सैफरोनोव ने कहा कि ऐसा तभी मुमकिन है जब यूरेनस के वजन के 1/3 वजन वाली कोई चीज उससे आ टकराए। तो अब सोचने वाली बात यह है कि कोई ग्रह ऐसे घूम रहा है, ये गोल ग्रह है, अचानक कोई चीज तिरछा वार करके उसके ऊपरी सिरे से आ टकराती है, तब ये उसे टेढ़ा कर जाती है और सारा मलबा उड़ाकर ये ग्रह अब सोई अवस्था में घूमने लगता है। टक्कर होने पर न सिर्फ ग्रहों की धुरी का कोण बदल जाता है जैसे यूरेनस का बदला, बल्कि उसका स्वरूप भी पूरी तरह बदल सकता है जैसे मंगल ग्रह का बदला। कभी कभी तो टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि ग्रहों से टूटकर अलग हुए टुकड़े दूसरे ग्रहों पर जाकर गिरते हैं। हम जानते हैं कि मीटियोराइट खेतों में, रेगिस्तानों में या कहीं भी गिर सकते हैं, लेकिन अक्सर ये मीटियोराइट किसी और ग्रह से टूटकर यहाँ आ जाते हैं और अपने साथ लाते हैं दूसरी दुनिया की जानकारी। कोई साफ सुथरी जगह नहीं है। मलबे के वो टुकड़े जो किसी ग्रह का हिस्सा नहीं बन सके, यूं ही एस्टेरॉयड पट्टी का हिस्सा बनकर अंतरिक्ष में तैरते रहते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच मानो इन्हें भी या तो कहीं पहुंचना है या फिर किसी से लड़ाई मोल लेनी है। टक्करों पे टक्करें होती रहती हैं और इनकी वजह से टूटे ग्रहों के टुकड़े आपस में या किसी और ग्रह से जा टकराते हैं। ये टुकड़े हमारे सौर मंडल में होने वाली टक्करों और प्रहारों का ठोस सबूत है। वो टक्करें जो करोड़ों वर्ष पहले लाखों करोड़ों मील दूर हुई थी। इन टुकड़ों का सफर पृथ्वी से टकराने पर पूरा होता है, जो अपने साथ सौर मंडल की जानकारी भी लेकर आते हैं। ये वातावरण में जबरदस्त रफ्तार पर उड़ते हुए प्रवेश करते हैं। इससे गर्मी और दबाव बढ़ता है, ये जलने लगते हैं और कभी कभी ये टुकड़े आसमान में फटकर हमारे ग्रह पर अग्नि वर्षा बनकर गिरते हैं। हर वो बच्चा जिसने आसमान में टूटता तारा देखा है, उसने बाहरी अंतरिक्ष से होने वाला प्रहार तो देखा ही है। हम में से कई लोगों ने कॉस्मिक टक्कर होते देखी है, पर हमें पता नहीं था कि वो क्या है। हमारे वातावरण में जलते हुए मीटियोर अक्सर दिख जाते हैं। कभी कभी मीटियोर का कोई हिस्सा जलने से बच भी जाता है और धरती से आ टकराता है। अब ये बचा हुआ मीटियोर नया नाम पाता है मीटियोराइट। इसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ विरले लोग इन मीटियोराइट के शिकारी होते हैं। इनका काम होता है इन बेशकीमती चट्टानों को ढूंढना जो हमारे सौर मंडल का लंबा सफर करके यहाँ पहुंची हैं। ये आधा विज्ञान और आधा व्यापार है और कुछ हिस्सा सिर्फ शौक का भी होता है जो धीरे धीरे जुनून बन जाता है। जेफ नॉटकिन और स्टीव आर्नल्ड दुनिया के सबसे माहिर और पक्के इरादे वाले मीटियोराइट शिकारी हैं। कभी कभी हमें दुनिया के बहुत ही दूर दराज कोनों में जाना पड़ता है जहाँ कोई भी अक्लमंद इंसान कभी नहीं जाना चाहेगा, पर हम आसमान से गिरे इन पत्थरों को ढूंढते फिरते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? मीटियोराइट बहुत कमाल के पत्थर होते हैं। इन्हें छूकर आप बाहरी दुनिया के अंश को छू पाते हैं।
ये किसी खजाने से कम नहीं होते। ये दूसरे ग्रहों के टुकड़े हैं जो पृथ्वी पर आ गिरते हैं। मीटोराइट की कीमतें भी अलग अलग होती हैं। सबसे दुर्लभ सबसे महंगे होते हैं। मंगल ग्रह के कुछ टुकड़े किसी और मीटेराइट के उसकी सतह पर प्रहार करने की वजह से टूट गए। हमारे ग्रह पर मिलने वाले कई हजार अलग अलग मीटेराइट में से सिर्फ 30 मंगल ग्रह से आए हैं। इसलिए ये मीटेराइट बाहरी अंतरिक्ष के सबसे दुर्लभ नमूनों में से माने जाते हैं। मंगल ग्रह के मीटोराइट वजन के हिसाब से सोने की तुलना में 35 गुना ज्यादा महंगे हैं। ये छोटा सा टुकड़ा लगभग 15 ग्राम का है। ये मंगल ग्रह का टुकड़ा है। इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो वो लगभग $15,000 होगी और इस टेबल पर पड़े बाकी सारे सामान की कुल कीमत इस एक नमूने की कीमत से भी कम होगी। सभी दूसरे मीटियोराइट की तरह ये भी हमें हमारे पड़ोसी ग्रह की संरचना के बारे में बता सकते हैं। कार्यवाही और कीमत दोनों ही कारणों से हम मंगल ग्रह पर जाकर वहां का नमूना नहीं ला सकते, लेकिन ब्रह्मांड ने खुद इन प्राचीन प्रहारों के जरिए मुफ्त में ये नमूने हमारे पास भेज दिए हैं। मीटोराइट दूसरे ग्रहों की जानकारी देने के अलावा भी कई काम आते हैं। कई बार ये अंतरिक्ष अभियानों में तकनीकी क्रांति ले आते हैं। अंतरिक्ष यानों के डिजाइन के आरंभिक दिनों में मीटेराइट का अच्छी तरह अध्ययन किया गया। वातावरण में यात्रा करने के लिए ये आकार बहुत अच्छा रहता है। जब ये मीटेराइट वातावरण से गुजरता हुआ पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था, तब इसका मुंह हमारे ग्रह की तरफ था। यहीं से ओरिएंटेशन शब्द पैदा हुआ। तो जब ये पृथ्वी की तरफ उड़ रहा था, तब इसकी दिशा एक ही थी और निचली सतह पिघलकर पीछे की तरफ मुड़ गई और ये खूबसूरत ढाल का आकार बन गया। इस ढाल के पीछे मेटियोर पिघलकर मुड़ जाता है और इसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और ये खास अंगूठे जैसे भी बना देता है जो इन मीटेराइट में ही पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे गड्ढे सतह के पिघलने के कारण बनते हैं। यानी स्थायी दिशा में उड़ने वाले मीटेराइट न सिर्फ बहुत दुर्लभ होते हैं, बल्कि इन मीटेराइट का खास और अनोखा आकार इन्हें जमा करने वालों को खूब भाता है। वातावरण में उनके सफर के दौरान जो उनके साथ घटित होता है, उसकी छाप आपको पृथ्वी के किसी पत्थर पर मिल ही नहीं सकती। पृथ्वी की कोई भी चट्टान जो ऐसी दिखती हो, ये सिर्फ वातावरण में से गुजरते वक्त गर्मी से पिघलकर ऐसी बन गई है, जिसे आप बाहरी अंतरिक्ष की शिल्पकला भी कह सकते हैं। अपनी खास और अनोखी सुंदरता के बावजूद अंतरिक्ष की ये शिल्पकलाएं कीमत में मंगल ग्रह के या चांद के मीटियोराइट की बराबरी नहीं कर सकती। चांद के टुकड़ों की कीमत और विरलापन दूसरे स्थान पर है। चांद के आघात क्रेटर से ही ये मलबा उछाला जाता है। इनमें से कुछ क्रेटर तो बहुत ही बड़े हैं। उन प्राचीन प्रहारों से चांद का काफी मलबा अंतरिक्ष में उछला होगा और उनमें से छोटे छोटे पत्थर अक्सर यहाँ गिरते रहते हैं। मगर ज्यादातर मीटियोराइट एस्टेरॉइड पट्टी के शरणार्थी हैं। हम खुद तो एस्टेरॉइड पट्टी तक नहीं जा सकते, इसलिए मीटियोराइट हमें अपने सौर मंडल की संरचना का अध्ययन करने का एक मौका मुहैया कराते हैं। ऐसे कई स्थान हैं जहां मीटियोराइट की अच्छी संख्या मिल जाती है। ब्रेनहम कैंसस तो इस तरह के शोध के लिए काफी मशहूर है। ये है ब्रेनहम स्ट्रूइन फील्ड। लगभग 2 से 10,000 साल पहले एक विशाल मीटियोर आकाश में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर से आते हुए फट पड़ा। फिर कुछ टुकड़ों के समूह के रूप में टूटकर वो इस खेत में बिखर गया जहां इस वक्त हम खड़े हैं। इस खेत में कई बार मीटेराइट मिले हैं। ऐसी जगह पर आना बहुत रोमांचक अनुभव है। आप जानते हैं वो यहाँ आए थे, क्या अब भी कुछ पत्थर बाकी हैं? हम यही पता करने यहाँ आए हैं। आज तक इस इलाके से 4 टन मीटियोराइट बरामद किए गए हैं, यानी हमारे सौर मंडल के टुकड़े, और इनमें स्टीव आर्नल्ड द्वारा खोजा गया करीब 644 किलोग्राम का दुनिया का सबसे बड़ा पैलासाइट मीटियोराइट भी शामिल है। ये मीटियोराइट पत्थर और लोहे से बना है और इसमें ओलिवीन खनिज के बिल्लौर भी हैं। पैलासाइट बेहद दुर्लभ और कीमती होते हैं और इन्हें ढूंढना बहुत मेहनत का काम है। जैसे किसान अपने खेत जोतते हैं, ठीक उसी तरह जेफ और स्टीव को जमीन का चप्पा चप्पा छानना पड़ता है। कोई भी हिस्सा छूटा तो उसमें मौजूद मीटियोराइट भी छूट सकता है। ओके,
ये वो जगह है जहां हम बारीकी से हर एक चीज छांट कर देखते हैं कि वो क्या है। खोदना कभी आसान नहीं होता, लेकिन इस शिकार का अपना रोमांच है। ये संभावना हमेशा रहती है कि वो हजारों लाखों डॉलर के मीटियोराइट के खजाने पर खड़े हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें निराशा भी होती है जब उन्हें मीटियोर रॉन्ग यानी गलत नमूना मिलता है, जैसे ये जंग खाया पहिया। ये तो दरअसल काफी अच्छा मीटियोर रॉन्ग है। वाकई, लेकिन इसकी कोई कीमत नहीं है। मीटियोराइट की उनकी तलाश अब करीब 4 किलोमीटर दूर दक्षिण के एक खेत में जारी है। वैसे सुनने में मीटियोराइट की तलाश बहुत ही दिलचस्प और रोमांचक लगती है, लेकिन इस वक्त ये वाकई बहुत उत्साहजनक खोज है। उन्हें ऐसी चीज मिली है जिसकी धातु की मात्रा और आकार बताते हैं कि ये मीटियोराइट है। वो देखो, ये काफी बड़ा हो सकता है। मिल गया। ये देखो, मुबारक हो। मुबारक हो दोस्त। वाह, ये छोटा सा टुकड़ा पता नहीं कब से मिट्टी में दबा हुआ था, शायद 5, 10 या 15 हजार वर्षों से। बस आज के दिन का इंतजार कर रहा था बाहर निकाले जाने का। मीटियोराइट का ये खास आकार, ये चेहरा पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते समय गर्मी से पिघलकर चपटा हो जाता है और इसका वजन भी लगभग 18 किलोग्राम है, यानी ये काफी कीमती खोज है। 20-25 हजार डॉलर मिलेंगे शायद। जब कोई मीटियोराइट यहाँ तक पहुँचता है तो वो इस असाधारण अग्नि परीक्षा से गुजरता है और एक बहुत पुरानी दुनिया का इतिहास भी अपने अंदर समेट लाता है, जो हम शायद कभी नहीं देख पाएंगे और न कभी उस जगह तक पहुंच पाएंगे। इसलिए हम अपने आसपास के ब्रह्मांड का अध्ययन इन्हीं मीटियोराइट के जरिए कर लेते हैं। दूसरे ग्रहों से आने वाले मीटियोराइट सौर मंडल का ये सफर तय करके हम तक लेकर आते हैं दूसरी दुनिया की एक अनूठी झलक। क्या इन परग्रही पत्थरों में वहाँ की दुनिया का कोई रहस्य छिपा हो सकता है? परग्रही जीवन का कोई सबूत? जीवन। हम अपने सौर मंडल में परग्रही जीवन के चिन्ह ढूंढते रहते हैं। हम पृथ्वी पर भी जीवन की उत्पत्ति के कारणों को लगातार ढूंढते रहते हैं। जीवन का मूल क्या है? पहले जीव और जीवन के वो निर्माण खंड जिनसे जीवन के बीज फूटे, वो कहां से आए थे? अब ऐसा लगता है कि ऐसी ही किसी पारलौकिक टक्कर से हमारे सौर मंडल में और पूरे ब्रह्मांड में जीवन के बीजों का रोपण हुआ होगा। पृथ्वी पर जीवन का आरंभ लगभग 3 अरब 50 करोड़ साल से लेकर 3 अरब 80 करोड़ साल पहले हुआ था। जैसे ही हमारे सौर मंडल का लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट दौर खत्म हुआ और पानी बनने लायक माहौल तैयार हुआ, उस समय जो एस्टेरॉयड और कॉमेट सौर मंडल से आकर यहाँ टकराए, उनमें एक बात की जानकारी और रहस्य छिपे थे कि जीवन कब और कहाँ शुरू हुआ। वो इसलिए क्योंकि जीवन का निर्माण करने वाले रासायनिक कण और जैविक बीज अंतरिक्ष में तैरते इन्हीं कॉमेट के अंदर और एस्टेरॉयड की सतह पर पाए जाते हैं। हमारी बनावट भी लगभग वैसी ही है जैसी हमारे पर्यावरण की है, बल्कि हम तो उन विशाल तारों जैसे पदार्थों से बने हैं जो फूटकर सुपरनोवा बनने पर अपना सारा मलबा अंतरिक्ष में बिखेर देते हैं। इसका कुछ हिस्सा कॉमेट बनकर हमसे आ टकराता है और फिर हमारा ही हिस्सा बन जाता है। यानी एक तरह से हम सितारों के पदार्थों से ही बने हैं, हम कॉमेट के पदार्थों से बने हैं। सचमुच। उदाहरण के तौर पर हमारे खून में मौजूद लोहा अरबों साल पहले किसी तारे के अंत समय में बना। तारे के जीवन काल के अंत में जब फ्यूजन प्रक्रिया में हाइड्रोजन और हीलियम पूरी इस्तेमाल हो जाती हैं, तब लोहा बनता है। ये लोहा तारे के खत्म होकर फूटने पर पूरे अंतरिक्ष में फैल जाता है। इस वितरण प्रणाली से हमारी पूरी गैलेक्सी में और उससे भी परे जीवन निर्माण के ये खंड फैला दिए जाते हैं। इसलिए जब हम रात को आसमान में देखते हैं तो मन में ये सवाल जरूर उठता है कि वहाँ कहीं जीवन है या नहीं। आश्चर्य की बात यह है कि हमारे सौर मंडल में होने वाली टक्करें परग्रही जीवन की खोज को पृथ्वी की सतह पर ले आती हैं। सन 1984 में एंटार्क्टिका में मीटियोराइट शिकारियों को एक अजीब सी चट्टान मिली जिसने मंगल ग्रह पर जीवन मिलने की संभावना के बारे में नया विवाद खड़ा कर दिया। ये मीटियोराइट मंगल की सतह पर पड़ा एक पत्थर था और शांति से वहां रखा हुआ था कि अचानक एक बड़े से मीटियोर ने मंगल ग्रह पर प्रहार किया
और इस पत्थर को इतनी जोर से धकेला कि ये मंगल के गुरुत्वाकर्षण से छूटकर सौर मंडल में पहुंच गया। वहां कुछ देर भटकने के बाद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से खींचकर यहाँ आ गिरा। इस चट्टान को ALH 84001 कहा गया और शायद ये अब तक पाई गई सबसे महत्वपूर्ण चट्टान हो सकती है। आज 84001 क्रमांक का ये पत्थर जीवन की संभावनाओं के बारे में कुछ कह रहा है। मेरे ख्याल से सबसे आसान होगा मंगल ग्रह पर जीवन को समझना। इसमें कार्बन तत्वों के परमाणु पाए गए हैं। माइक्रोस्कोप में देखने पर उन्हें कुछ ऐसे आकार दिखे जो आरंभिक जीवन के चिन्हों जैसे थे। इसलिए इस हादसे से ये निष्कर्ष निकला कि ये पत्थर मंगल ग्रह पर जीवन का सबूत माने जा सकते हैं। ALH 84001 में शायद प्राचीन मंगल ग्रह के बैक्टीरिया के अवशेष थे। यहाँ 4 तरह के सबूत थे। एक तो खनिज खास प्रकार के थे। इनमें लौह तत्वों वाले मैग्नेटाइट खनिज के छोटे छोटे कण थे जो पृथ्वी के बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं। इन जीवाश्म की मौजूदगी और उन कार्बन के तत्वों की मौजूदगी जो जीवन संबंधी प्रक्रियाओं से जुड़े होते हैं, ये सारी बातें, ये चारों सबूत इस ओर इशारा करते हैं कि हम ये कह सकें कि मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन था। इस खोज से उम्मीद भी जागी और जबरदस्त बहस भी शुरू हो गई। क्या हमारे सौर मंडल में हुई कोई प्राचीन टक्कर सचमुच हमारे घर में परग्रही जीवन के पहले सबूत छोड़ सकती है? ये बहुत ही विवादास्पद हादसा था और ज्यादातर वैज्ञानिक आज भी इसे सही नहीं मानते, पर सच्चाई चाहे कुछ भी हो, किसी आम चट्टान के मुकाबले इस चट्टान ने 1000 गुना ज्यादा दिलचस्पी जगाई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चट्टान के जैविक परमाणु एंटार्कटिक की बर्फ से इसमें प्रवेश कर गए होंगे या फिर वो अजैविक प्रक्रियाओं से बने होंगे। लेकिन इस असफलता के बावजूद परग्रही जीवन की खोज अब भी जारी है। जहाँ जीवन की उत्पत्ति हो सकती है वहाँ जरूर होगी। हमने पृथ्वी पर बहुत ही दूर दराज और कठोर परिवेशों में भी जीवन को पनपते देखा है। जीवन विश्व की सबसे अंतहीन और जिद्दी चीज है। कॉमेट और एस्टेरॉइड तो एक तरह से जीवन आरंभ करने के लिए जरूरी चीजों से भरे थैलों की तरह है। इससे ये भी लगता है कि सौर मंडल जीवन की संभावनाओं से भरा पड़ा है। क्या जीवन पूरे सौर मंडल में इन्हीं चीजों के जरिए फैला होगा? क्या ग्रहों के प्रहार ने जीवन के बीजों को अंतरिक्ष में उन जगहों तक उछाल कर पहुंचाया होगा जहां से ये किसी और ग्रह पर जीवन का आरंभ कर सकें? क्यों नहीं? ये बात तो तय है कि प्रहार लगातार होते रहते हैं और ये वरदान भी हैं और श्राप भी। क्या ऐसा प्रहार आखिरी बार भी हो सकता है? हो सकता है कि किसी ग्रह पर क्रमिक विकास बढ़िया चल रहा हो, वहाँ विकसित सभ्यताएं पनप रही हो, वो स्टारशिप बनाकर उनमें सवार होकर ब्रह्मांड की यात्रा पर निकलने वाले हों और तभी बिल्कुल गलत वक्त पर एक एस्टेरॉइड आ टकराए और फिर क्या पता उन सभ्यताओं का और उस ग्रह के क्रमिक विकास का अब क्या होगा। एस्टेरॉइड की टक्करों से ग्रह बनते हैं और वो लगातार हमें सौर मंडल की जानकारी देते रहते हैं और साथ ही हम पर जानलेवा प्रहार भी करते रहते हैं।